हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आ, चलो आज हमारे इस लर्निंग सेशन में हम लोग अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के लिए आगे वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे। और आज के इस टॉपिक में भी आपको उतना ही मज़ा आएगा जितना हमारे प्रीवियस सेशंस में आपको आया है। तो आज का हमारा जो लर्निंग सेशन है, इट इज़ बेसिकली बेस्ड अपॉन कूलम्स लॉ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। जिस तरह से हर चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे एनएलएम में न्यूटन्स लॉज में आपने पढ़ा कि उसके 3 इम्पॉर्टेंट लॉज हैं जो उस पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। वैसे ही कूलम्स लॉ इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो, इसके लिए मैं आपको पहले एक इंटरेक्टिव वीडियो से समझाता हूँ कि किस तरह से कूलम्स लॉ एक्ट करता है। यहाँ पे मैंने दो चार्जेस की वैल्यू सेट की हुई है। आप देख सकते हो नीचे चार्ज 1 जो है वो -2e है, मतलब नेगेटिव चार्ज है। चार्ज 2 पॉजिटिव चार्ज है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो अभी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा इन सेंस 90 पिकोमीटर। यहाँ पे जो स्केल है वो पिकोमीटर में ली गई है। पिकोमीटर इज़ 10⁻⁻12। तो देख रहे हो, फोर्स 100 पिकोमीटर दूरी पे बहुत ही कम लग रहा है। फोर्स की वैल्यू ऊपर दिख रही है 9.23 इंटू 10⁻⁻8। और इन दो चार्जेस को होल्ड किया हुआ है दो लोगों ने, जैसा कि दिखा रखा है। अब हम जानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इनमें अट्रैक्शन होगा। अब मैं धीरे धीरे राइट वाले पर्सन को पास लेकर आता हूँ। देखना फोर्स की वैल्यूज़ की क्या हो रहा है, बढ़ती जा रही है। 1.07, 1.09, जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रही है ना, फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है। डिस्टेंस जिस प्रपोर्शन में कम हो रही है, फोर्स की वैल्यू से ज़्यादा प्रपोर्शन में बढ़ रही है। डिस्टेंस में बहुत कम, 0.1 से कम कर रहा हूँ, लेकिन फोर्स देखो कितना जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। फोर्स की वैल्यूज़ जैसे जैसे पास आ रहा हूँ बढ़ती जा रही है, और कॉन्टीन्यूसली इट इज़ कीप ऑन इंक्रीजिंग। देखना अभी फोर्स का जो वेक्टर है वो आपको दिखने लगेगा जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। फोर्स वेक्टर, क्योंकि दोनों अट्रैक्शन फोर्स हैं, दोनों चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों पे एक दूसरे की तरफ आएगा। दोनों चार्ज का अट्रैक्शन फोर्स देख रहे हो, फोर्स वेक्टर ऊपर की साइड बढ़ रहा है। जितना पास आ रहा हूँ उतना फोर्स वेक्टर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इनको होल्ड करने के लिए अब इनको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा होगा। देख रहे हो, डिस्टेंस बहुत कम होती जा रही है, फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फोर्स वेक्टर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, और डिस्टेंस मैंने ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर दी। देख रहे हो पर्सन कितना ज़्यादा बैंड हो गया इसको खींच के पकड़ के रखने के लिए। तो इस तरह से एक चीज़ हमें यहाँ से समझ में आई कि भाई डिस्टेंस के साथ फोर्स बढ़ता है। डिस्टेंस कम करोगे फोर्स बढ़ेगा, और वो किस प्रपोर्शन में बढ़ता होगा वो हम लोग फॉर्मूला के टाइम पे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चीज़ यहाँ से क्लियरली दिख रही है। देखो डिस्टेंस कम कर रहे हैं, फोर्स बढ़ रहा है। अब एक चीज़ और देखते हैं कि फोर्स का चार्ज के साथ क्या इम्पैक्ट आता है। अगर मैं चार्ज को कम कर देता हूँ 1e, यहाँ से भी कम कर देता हूँ। अच्छा देखो, मैंने चार्ज को 2 से 1 किया, फोर्स पे क्या इफेक्ट आया, 4.71। अभी 2e चार्ज है, अब एक चार्ज को मैं 1e कर देता हूँ, आधा हो गया। मतलब किसी भी एक चार्ज को हाफ करेंगे तो फोर्स भी हाफ हो जाएगा। अगर दोनों चार्जेस को देखें तो वाह, फोर्स और हाफ हो गया। मतलब चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, और दोनों चार्जेस पे डिपेंड कर रहा है। अब मैं दूसरे वाले चार्ज को भी पॉजिटिव बना देता हूँ। ये देखो, जैसे ही मैंने दूसरे वाले चार्ज को ज़ीरो किया, फोर्स ज़ीरो हो गया। मतलब न्यूट्रल बॉडीज़ पे कोई फोर्स नहीं लगता, कितना भी दूर ले आओ, कितना भी पास ले जाओ, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब मैं इस फोर्स को भी पॉजिटिव बना देता हूँ। देखो पॉजिटिव बनाते ही ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। मैं इनको पास ले जाना चाहता हूँ, रिपेल कर रहे हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है इनको पास रखने के लिए। तो जब भी हम सिमिलर चार्जेस पे फोर्स निकालेंगे वो रिपल्शन होगा, और एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो दूर भगाएंगे। और ऑपोजिट चार्जेस को देखो, ऑपोजिट चार्ज करती है, अट्रैक्शन आ गया इनमें, अट्रैक्शन फोर्स। फिर से देखो रिपल्शन आएगा, ये देखो ज़ीरो करते ही फोर्स ख़त्म, और अब ये रिपल्शन आया, ज़ीरो करते ही फोर्स ख़त्म, अट्रैक्शन आया। मतलब ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर।
चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे फोर्स डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया हमारा आज का कूलम्स लॉ पे बेस्ड एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो देखो अब हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो आज के हमारे इस सेशन लर्निंग सेशन के गोल्स हैं। एक तो हम कंडक्टर्स इंसुलेटर्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, फिर कूलम्स लॉ, और फिर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए, पहली चीज़, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें, और उस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए जिसके अंदर फ्री चार्ज खूब सारा प्रेजेंट हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, ये दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ कंडक्टर। यहाँ पे कंडक्टर क्या है, ये स्फीयर, दिस स्फीयर इज अ कंडक्टर हियर। और इस कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है, इस डायग्राम में हमने इस स्फीयर के पास एक चार्ज रॉड रखा। ये रॉड नेगेटिवली चार्ज्ड है। ये नेगेटिवली चार्ज रॉड इसके अंदर के जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे, उनको रिपेल कर देगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव हैं, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होके क्या होंगे, राइट साइड वाली सरफेस पे अक्यूमुलेट हो जाएंगे। सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर राइट साइड पे अक्यूमुलेट हो गए तो लेफ्ट साइड ऑफ द सरफेस बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इस तरह से यहाँ पे चार्ज सेपरेट हो जाएगा। यही काम होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही कोई भी ड्राइविंग फोर्स मिलता है तो वो अपनी जगह छोड़ के मूव करने लगते हैं, और उनके इस मोशन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। दिस इज़ द बेसिक फिनोमिना ऑफ कंडक्टर्स। और इंसुलेटर्स में थोड़ा सा डिफरेंट फिनोमिना ये रहता है कि उसके अंदर फ्री चार्ज नहीं होता है। देयर इज़ नो फ्री चार्ज इनसाइड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स का एग्जांपल यहाँ पर ये राइट साइड वाली जो बाउंड्री है, ये इंसुलेटर की है। इसके अंदर चार्ज फ्री नहीं होगा, बाउंडेड स्टेट में होगा। इस तरह से होगा, नेगेटिव चार्ज इज बाउंडेड विद पॉजिटिव चार्ज, अलग अलग नहीं हो सकते, ये हमेशा बाउंड स्टेट में रहेंगे। तो बाउंड स्टेट में होने की वजह से क्या होगा, ये चल नहीं पाएंगे। जैसे यहाँ पर सोचो, जैसे ही मैं इसको किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास लाऊंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले पार्ट पे इधर रिपल्शन फोर्स लगाएगा, और इस वाले पार्ट पे इधर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, और अट्रैक्शन रिपल्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये मूव नहीं कर पाएंगे। इट इज़ नॉट मूवेबल। तो जब भी हम इस टाइप के इंसुलेटिंग मीडियम में कोई भी ड्राइविंग फोर्स लगाते हैं ना, मतलब चार्ज को मूव कराना चाहते हैं, तो चार्ज मूव नहीं हो पाता। रीज़न ये है कि वो चार्ज का जो स्टेट है ना, वो फ्री नहीं है। मतलब पॉजिटिव चार्ज आगे जाना चाहेगा तो नेगेटिव चार्ज उल्टा आना चाहेगा, क्योंकि हर बार पॉजिटिव नेगेटिव बंधे हुए हैं। एक राइट जाना चाहता है तो दूसरा लेफ्ट, तो वो कहीं नहीं जा पाते, और इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती है। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल वे टू एनालाइज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। आई होप आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि अभी हमने एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस में देखा कि कूलम्स लॉ, जो फोर्स है, दो चार्जेस के बीच का फोर्स जिसको हम कूलम्स लॉ से डिटरमाइन करते हैं, वो दो या तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था। क्या क्या तीन फैक्टर्स से देखें। एक तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड डायरेक्टेड अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग देम। देखो, अगर मेरे पास दो चार्जेस Q1 और Q2 हैं, तो जो भी फोर्स होगा ना, वो इनको जोड़ने वाली लाइन के अलॉन्ग लगेगा। दिस इज़ द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। ये पहला चार्ज मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, ये दूसरा चार्ज। तो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, इनके बीच के सेपरेशन पे, और जो भी फोर्स लगेगा, चाहे वो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, वो इस लाइन पे ही लगेगा। मतलब अगर लेट अस सपोज दोनों चार्जेस पॉजिटिव या दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं, तो यहाँ पर
ये रिपल्शन फोर्स इस तरह से आएगा। बहुत ही सिंपल वे है कि आर डिस्टेंस है तो एक तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा इन्वर्सली, और फोर्स के साथ फोर्स की जो डायरेक्शन है वो लाइन के अलाउंग होगी। अगर अट्रैक्शन हुआ तो टुवर्ड्स ईच अदर, रिपल्शन हुआ तो अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी हमने देखा था कि हम जैसे जैसे चार्ज के मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे थे फोर्स बदल रहा था। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2, दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा था, इसलिए प्रोडक्ट। एंड इट इज़ अट्रैक्शन इफ साइन इज ऑपोजिट, रिपल्शन इफ साइन इज सेम। तो इन तीनों फैक्टर्स को हम ध्यान में रखें तो हमारा जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 हो जाएगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहाँ पे के ई से लिखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इट इज़ के ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला बना, दिस इज फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ये दो चार्जेस के बीच के फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लिख लेते हैं कि जो के ई होता है इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर एयर और वैक्यूम। ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 9 × 10⁻⁹। जनरली ये 8.99 करके कुछ वैल्यू होती है, बट फॉर आवर कैलकुलेशन पर्पज वी अज्यूम इट 9। और इसकी जो यूनिट होगी इट इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट का ध्यान रखना है हमेशा। अगर इस तरीके से मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालूंगा तो वो हो जाएगा 1/4 पाई के ई, जहाँ पर ये सब सब्सटीट्यूशन के बाद हमें मिलेगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और इसकी यूनिट के ई की यूनिट की उल्टी होगी क्योंकि दे आर बोथ इन्वर्सली डिपेंड्स ऑन ईच अदर। इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस और एयर। तो यहाँ पर अब क्योंकि परमिटिविटी और ये सब कुछ इस फॉर्मूला में एंटर हो गए हैं, तो इसका मतलब फोर्स ड्यू बिटवीन टू चार्जेस इन एयर, अगर हवा में होंगे तो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज के ई Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अगर हवा में है। अगर किसी और मीडियम में है, फॉर फोर्स बिटवीन टू चार्जेस in any other medium, then it is F is equals to 1/4 pi epsilon Q1 Q2 by R square, where epsilon is permittivity of medium। अब ये कितनी होगी मीडियम के लिए, तो देर इज़ नो नीड टू वरी। हम हर मीडियम का याद नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ एयर के लिए याद कर सकते हैं। एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। बस हर मीडियम के लिए याद करेंगे तो इतना सारा डेटा है, इतने सारे मीडियम्स हैं, नॉट पॉसिबल। सो इट इज़ ऑलवेज गिवन टू यू, ये हमेशा गिवन रहेगा। तो हमारे पास मीडियम में फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एयर में फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज
मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। बहुत ही सिंपल सी बात है कि मीडियम के साथ बदल रहा है, इसलिए ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स हो गया। अब इसके अलावा हम और क्या यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं? तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम, इसका रेशियो क्या होगा? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सेम चार्जेस सेम डिस्टेंस, फोर्स कंपेयर कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो वी विल गेट एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज नोन एज relative permittivity। इसको हम बोलते हैं relative permittivity ऑफ मीडियम। हर मीडियम की अलग होगी, इस रेशियो को हम relative permittivity बोलेंगे, और इसकी डेफिनेशन होगी फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर एंड फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि भाई मीडियम में जो फोर्स लगेगा दो चार्जेस के बीच में, वो एयर में लगने वाले फोर्स का एप्सिलॉन आर टाइम्स डिवीजन के बराबर होगा। तो ये हो गया हमारे पास दो चार्जेस के बीच के फोर्स की वैल्यू इन मीडियम एज वेल एज इन एयर, और उनका आपस में कंपैरिजन। अब देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। अगर हमारे पास यहाँ पर एक Q1 चार्ज है, यहाँ पर एक Q2 चार्ज है, और दिस मीडियम इज वैक्यूम या एयर या वैक्यूम है ये। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो Q1 और Q2 लेट अस सपोज दे आर ऑफ सेम नेचर, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और ये जो फोर्स एक दूसरे के ऊपर ये रिपल्शन वाला लगाएंगे, दैट फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दिस इज कूलम्स लॉ, नेट फोर्स ऑन ईच अदर। ये एक दूसरे पे लगने वाला नेट फोर्स है। कूलम्स लॉ हमेशा क्या देता है? नेट फोर्स देता है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कूलम्स लॉ गिव यू नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज। किसी भी चार्ज पे ये नेट फोर्स की वैल्यू देगा। अब देखना समझना, एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसी से लिंक्ड बता रहा हूँ कि अगर Q1 Q2 चार्ज यहाँ पे एयर में ना होते, किसी मीडियम में होते, अब अगर ये किसी मीडियम में है, तो व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन Q1? नेट फोर्स Q1 पे कितना होगा? तो वी विल यूज़ कूलम्स लॉ। नेट फोर्स कितना होगा उसके लिए हम कूलम्स लॉ यूज़ करेंगे, and the value will be equal to 1/4 pi epsilon Q1 Q2 by r square. This epsilon is for medium, epsilon is for medium, ये जो भी मीडियम होगा उसके लिए। अब यहाँ पे ये बदल क्यों गया फोर्स? तो देखो बदलने का रीज़न ये होता है कि जो भी मीडियम हम लेते हैं ना, उस मीडियम के अंदर छोटे छोटे आयंस होते हैं, चार्ज होते हैं, एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। हर मीडियम किसी ना किसी पार्टिकल से बना है, और उस पार्टिकल के अंदर एटम है, एटम के अंदर चार्ज है। तो क्या होता है, Q1 Q2 पे कुछ फोर्स लगाएगा जो कि आर डिस्टेंस पे उतना ही होगा जितना हमने ऊपर वाले वैक्यूम में कैलकुलेट किया है। Q1 ने Q2 पे कितना फोर्स लगाया होगा जितना हमने ऊपर कैलकुलेट किया है। लेकिन जब मैं नेट फोर्स की बात करूँगा, व्हेन वी आर टॉकिंग नेट फोर्स, तो Q1 पे Q2 भी फोर्स लगा रहा है, साथ ही साथ मीडियम भी फोर्स लगा रहा है। तो दिस नेट फोर्स इज फोर्स ऑफ Q2 प्लस फोर्स ऑफ मीडियम, क्योंकि नेट फोर्स मतलब सबकी वजह से। जब वैक्यूम में हम लोग नेट फोर्स निकालते हैं ना, तो मीडियम तो है नहीं, तो वहाँ तो सिर्फ Q1 Q2 का फोर्स आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे Q1 पे Q2 की वजह से भी आएगा और मीडियम की वजह से भी आएगा।
तो यहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमें मिलता है। फोर्स ऑफ Q1 on Q2 is always same in any medium। कोई भी मीडियम होगा ना, ये वही रहेगा अगर हमने डिस्टेंस को चेंज नहीं किया है। तो अगर हमने चार्ज की वैल्यूज़ को चेंज नहीं किया है तो Q1 का Q2 पे फोर्स बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स, म्यूचुअल फोर्स, जिसको Q1 Q2 फोर्स बोल देते हैं, ये हमेशा किसी भी मीडियम में, एयर, वाटर, किसी भी मीडियम में Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर ही रहने वाला है। और नेट फोर्स किसी भी मीडियम में, ये मीडियम है, कोई भी मीडियम होगा, है ना, एनी मीडियम। और अगर मैं कहूँ Q1 Q2 में नेट फोर्स क्या है, तो 1/4 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दिस इज नेट फोर्स इन एनी मीडियम। ये बहुत ही सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है दो चार्जेस के बीच का। अब यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं कि नेट फोर्स जो होगा, इट इज़ सम ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स, प्लस फोर्स ऑफ मीडियम। किसी भी मीडियम में नेट फोर्स किसकी वजह से, आपस में और मीडियम की वजह से। तो अकेले मीडियम ने कितना फोर्स लगाया होगा, सिर्फ मीडियम का फोर्स, ये हो जाएगा नेट फोर्स माइनस Q1 Q2 का फोर्स। एंड दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि मीडियम ने कितना फोर्स लगाया। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से पूछे जा सकते हैं। तो हम इधर लिखेंगे नेट फोर्स 1/4 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर माइनस 1/4 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यू विल सी 1/4 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर इसको मैं कॉमन ले लूँ यहाँ पे, तो यहाँ 1 बन जाएगा और यहाँ पे एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। दिस इज फोर्स, नेट फोर्स इन अ मीडियम, सॉरी, दिस इज फोर्स ड्यू टू मीडियम। ये मीडियम की वजह से फोर्स है। दिस इज नेट फोर्स इन मीडियम, मीडियम के अंदर का नेट फोर्स है ना। तो रिलेशन क्या हो गया, मीडियम की वजह से फोर्स एफ ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू एफ नेट फोर्स इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन आर। मीडियम की वजह से फोर्स इतना होना चाहिए। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि इफ़ टू चार्जेस Q1 is equals to 1 coulomb and Q2 is equals to 2 coulomb, they are placed at 1 meter distance. What is the force between them? अगर ये एयर है तो force between them in air is same as force between two charges Q1 Q2 in any medium, which is K Q1 Q2 by R square. So it will be 9 into 10 raised to the power 9 multiply by 2, which is 18 into 10 raised to power 9 Newton. Now we put the two charges in any other medium. सेम दो चार्जेस को हमने सेम डिस्टेंस पे किसी और मीडियम में डाल दिया। 1 मीटर डिस्टेंस है एंड दिस मीडियम with epsilon r value is 80. Generally this value is for water, पानी के लिए होती है ये वैल्यू। तो अब हम
ये निकालना चाहेंगे कि पानी ने चार्ज पे कितना फोर्स लगाया. व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू वाटर ऑन चार्ज. तो वी विल यूज द फॉर्मूला मीडियम की वजह से लगने वाला फोर्स इज इक्वल्स टू नेट फोर्स इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन आर. सेम फॉर्मूला इज देयर. तो अब देखो ये क्या बनेगा, नेट फोर्स. नेट फोर्स इज फोर्स ड्यू टू एयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर. ये हमने अभी देखा था, मीडियम में लगने वाला नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एयर में लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर. ये एक रिलेशन अभी हमने डिराइव किया था एप्सिलॉन आर के लिए. इसको एप्सिलॉन वर्ड बोलते हैं और 1 माइनस एप्सिलॉन आर. देखो अब क्या बना ये, मीडियम एयर में था 18 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 80 इंटू 1 माइनस 80. और ये जो नेगेटिव डायरेक्शन आ रहा है ना, दिस मीन्स इट इज़ ऑपोजिट इन डायरेक्शन. व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ नेट. जो भी हमने डायरेक्शन माना है ये उसका ऑपोजिट है. ऑपोजिट है तभी तो कम करेगा ना. जैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर Q1 Q2 ऐसे रिपेल कर रहे हैं, ये हमारे फोर्स के डायरेक्शंस हो गए Q1 Q2 पे. तो मीडियम कहाँ फोर्स लगाएगा, ऑपोजिट यहाँ पे. ये मीडियम ने फोर्स लगा दिया. तो जब भी हम मीडियम में डालेंगे तो वो इफ़ेक्टिवली नेट फोर्स को कम कर देगा. समझ रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे अगर मैंने Q1 Q2 चार्जेस को एयर में रखा है ना, एयर में रखा है, द फोर्सेस बिटवीन देम F इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन. अब मैंने इनको एयर की जगह किसी मीडियम में रख दिया, दिस इज एयर. अब मैंने इनको Q1 Q2 को सेम r डिस्टेंस पे किसी मीडियम में रख दिया, एंड दिस मीडियम इज एप्सिलॉन r इज इक्वल्स टू 40. नाउ व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज. नाउ नेट फोर्स विल बी एयर में फोर्स डिवाइडेड बाय 40. तो इट विल बिकम 0.5 न्यूटन. देख रहे हो कितना कम हो गया. जैसे ही हमने एयर से उसको किसी मीडियम में डाला, फोर्स ही कम हो गया. द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज सॉल्ट. सॉल्ट का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है ये. Na+ और Cl-. सॉल्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है इन एयर, क्योंकि इनके बीच की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है. स्ट्रांग बॉन्ड होगा ये हवा में. स्ट्रांग बॉन्ड का मतलब हो गया स्ट्रांग फोर्स. फोर्स बहुत स्ट्रांग है. अब मैंने क्या किया, इस नमक को पानी में डाल दिया इन वाटर. तो क्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर में दिखेगा, बिल्कुल नहीं. इट विल डिजॉल्व इमीडिएटली. अब डिजॉल्व क्यों हो गया, क्योंकि फोर्स वीक हो गया. फोर्स बिकम्स वीक. और फोर्स वीक क्यों हुआ, क्योंकि F इन एयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r इज इक्वल्स टू नेट फोर्स इन एनी अदर मीडियम. तो यहाँ पे एयर में हमारे पास फोर्स था, मान लो जो भी था F. वाटर में डालते ही उसका एप्सिलॉन r 80 टाइम्स, तो वो नेट फोर्स कम हो जाता है 80 टाइम्स. 80 टाइम्स कम होते ही वो डिज़ोल्व हो जाता है, टूट जाता है. तो जब कभी भी हम किसी सिस्टम ऑफ चार्ज को किसी मीडियम में डालेंगे तो वो फोर्स किसी फैक्टर से कम हो जाएगा, और उसकी वजह से उनके बीच का बॉन्डिंग कम हो रही है. अब वो कम क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, जैसे यहाँ पे रिपल्शन फोर्स है, तो उसको मीडियम के जो फोर्स है वो कम कर देते हैं. और मीडियम का फोर्स कम हो जाने से मीडियम ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहे हैं ना, उसकी वजह से ये वीक बॉन्डिंग बन जाती है. तो दिस इज़ हाउ वी एक्सप्लेन अबाउट द कूलम्स लॉ. तो अब देखो हमारे जो बचे हुए इसके रिगार्डिंग कुछ इलस्ट्रेशंस हैं और इलेक्ट्रोस्कोप वाली चीज़ है, यह मैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाऊंगा. टिल देन टेक केयर, एंड इफ़ यू लाइक द सेशंस प्लीज़ subscribe us, hit the like button, and comment whatever you want to study. See you all in our next session.